AS16 में एग्जाम्पल 1 चेक करो। कल बताया था ना, ए लिमिटेड एक होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है। नहीं, वो मैंने चला के बंद किया, नीचे नहीं आ रही हवा, चालू करो। ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी सब्सिडियरी है, इसका क्वेश्चन है ये। और ए ने बी लिमिटेड को फंडिंग करने के लिए उसके शेयर्स में पैसा लगाया और ए ने वो पैसा बाजार से ब्याज पे लिया। और अब ए लिमिटेड का मैनेजमेंट कहता है साहब इसको हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दें, क्वालिफाइंग असेट नहीं है। ध्यान ये रखना है आपको, इसमें बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है, बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन का नियम डालना है और बोरोइंग कॉस्ट के साथ क्वालिफाइंग असेट को डिफाइन करना है। ये सामने सॉल्यूशन पड़ा हुआ, इंस्टीट्यूट का ही सॉल्यूशन है, एज इट इज आया था ये, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। नंबर 2 कल हमने कर लिया था। नंबर 3 मैंने लास्ट में जाकर ये टेबल छोड़ दी थी आप लोगों के लिए, 3 नंबर ये वाला, और आपको मैंने कहा था ये लास्ट में टैली नहीं करेगा, है ना। तो ये नीचे नोट डालने के लिए भी बोला था, यदि ये नोट डाला हो तो चेक करो। आपके टेबल का टोटल 153.8 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारा पैसा यूज नहीं हुआ ना। आपका पैसा जो क्वालिफाइंग एसेट में यूज हुआ है वो 925 ही हुआ है इफेक्टिवली, मतलब ये वेटेड एवरेज। और पैसा आपने उधार लिया 1000, तो 1000 लाख में से 75 तो आपने यूज के लिए वर्किंग कैपिटल में। तो इस तरह से करोगे क्रॉस चेक हो जाएगा। अब आप इसको और इसको ऐड करके देख लो, पूरा आ जाएगा अमाउंट। तो ये आपको जरूर से देना नीचे। अब मैंने एक ये बड़ा क्वेश्चन करा दिया, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता। अब एग्जाम में कौन सा आता है वो निकालो, वो मैं पहले करा दूं आपको इसी पैटर्न पे एग्जाम का। और अभी इसी अटेम्प्ट में आया, जो अभी गया इसमें भी आया है, जस्ट ये का ये क्वेश्चन। आप निकालो पेज नंबर 153 पे, 153 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। सब लोग पेज नंबर 153 पे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देख लेता हूं है तो, इसमें नहीं है, इसमें आगे नहीं है, नहीं है, चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है। वो उसको बोलना पड़ेगा, जितेंद्र को बोलो। पेज नंबर 153 पे क्वेश्चन नंबर 16, X Limited began construction of new building. X Limited began construction of new building on 1st January 7. It obtained ₹1 lakh special loan. स्पेशल लोन को अंडरलाइन करो, और ये बिल्डिंग के लिए लिया है, और ये वही स्पेसिफिक बोरोइंग है। अब इसका ब्याज पूरा बिल्डिंग में ऐड होगा। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1st January 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग एज बिलो। कंपनी ने 2 नॉन स्पेसिफिक लोन लिए, और नॉन स्पेसिफिक लोन वो होते हैं जो केवल बिल्डिंग में यूज नहीं आएंगे, वो मल्टीपल यूज होंगे अलग अलग कामों में। एक लोन लिया 5 लाख का 11% पे, एक लिया 9 लाख का 13% पे। अब देखो इसने तारीख नहीं दी, तो आप एक काम करो, दोनों के आगे लिख दो, दोनों को कंबाइन करके लिख दो, टेकन ऑन 1st January 2007। ये दोनों लोन 1 जनवरी 2007 को ही लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ गया आपका ब्याज इसमें पूरे साल का निकलेगा। और दूसरी बात, लोन का एवरेज भी करोगे तो 12 इंटू 12 12/12 होगा, तो एवरेज भी वही आ जाएगा, है ना। अब देखो बिल्डिंग में इन्होंने पैसा कब कब लगाया, हर महीने का बिगनिंग मानना, जनवरी के महीने में जो लगा हम पूरे 12 महीने का वेटेज देंगे, है ना। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, ये मान के चलो आप, ये अजम्पशन मान के चलना, क्योंकि महीने का हम कोई दिन एज्यूम नहीं कर सकते। तो जब साइलेंस होती है तो हर काम बिगिनिंग में माना जाता है। अब बिल्डिंग में लगा, बिल्डिंग कंप्लीटेड ऑन दिसंबर, 12 महीने पूरे हो गए। फॉलोइंग प्रिंसिपल द AS16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड पास वन एंट्री कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोइंग्स कॉस्ट टू द बिल्डिंग। अब पहले इसमें देखो, कल आपने इतनी सारी स्टेप ली थी, इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है। लिखो स्टार्ट। और मैं अभी इसी क्वेश्चन को सामने निकालूंगा, अभी जो पेपर गया वो ये का ये क्वेश्चन आया था इस पेपर में। लिखो क्वेश्चन 16, और इस ईयर्स का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा यही आता है क्वेश्चन AS16। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन नंबर 1, स्पेसिफिक, और इस पे आप चाहो तो नंबर A कर लो, ये नंबर A लिया था हमने कल भी। नंबर A, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट अंडरलाइन लिख दो। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन of ₹1
1 लाख ऑफ रुपीज 1 लाख एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 10 फॉर 12 मंथ। इक्वल्स टू रुपीज 10,000। क्यों भाई, हो गया क्या? बोलो जल्दी इधर ऑनलाइन। यस चलो दूसरा लिखो। नंबर बी लिखो, जनरल बोरोइंग कॉस्ट। ये तो स्पेसिफिक हो गई। नंबर बी, जनरल बोरोइंग कॉस्ट, अंडरलाइन। अब जनरल बोरोइंग कॉस्ट में देखो, सबसे पहले कल नंबर 1 में हमने क्या निकाला था? जनरल बोरोइंग की कॉस्ट निकाली है ना। जनरल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड, जनरल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड रुपीज। चलो पहला लोन बताओ कितने रुपए का लिया है, कितना परसेंट, कितने महीने के लिए? 55,000। दूसरा लोन कितने का लिया है? ये क्वेश्चन 7 से 8 मिनट का है। 9 लाख का 13% 12 महीने का, एक 17 और 55 172। अब ये आपका कल जो हम 5 स्टेप लिए थे, पहला स्टेप हो गया। और आज वाले क्वेश्चन में एंसिलरी कॉस्ट नहीं है, कल एंसिलरी कॉस्ट भी थी, नंबर 2। अब सोचो सेकंड नंबर क्या करना था हमें? सेकंड नंबर क्या करना था? एवरेज जनरल बोरोइंग्स, एवरेज जनरल बोरोइंग्स। एवरेज जनरल बोरोइंग्स इक्वल्स टू, अब ये बताओ 5 लाख वाला लोन कितने महीने यूज हुआ? 9 वाला। कल हमने क्वेश्चन किया, उसमें लोन का ड्यूरेशन अलग अलग था। ये इजी हो गया अब। नाउ इट इज रुपीज 5 लाख इंटू 12 प्लस रुपीज 9 लाख इंटू 12। और यदि आप चाहो तो इसमें 12/12 यही लगा सकते हो आप। एक ही बात है, मैथमेटिकली इतना तो आप लोग परफेक्ट हो कि आप अलग से टोटल में 12 का डिवाइड करो चाहे यूं करो, बात तो एक ही है ना। तो कितने हो जाएंगे? ये 14 ही हो जाएंगे ना। यस हाँ, अभी यदि कोई लोन 6 महीने का होता, कोई 9 महीने का होता तो कम हो जाता। अब तीसरा पॉइंट याद करो, कल क्या निकाला था? कैपिटलाइजेशन रेट। और कैपिटलाइजेशन रेट क्या वेटेड एवरेज ही तो है। आपने जो ऊपर ब्याज दिया है 1.72 का, वो साल भर के इतने भी तो दिया है 14 पे। अब मैथ्स के स्टूडेंट को हमने साल भर के इंटरेस्ट का, साल भर के लोन अमाउंट पे एवरेज ले लिया, तो रेट न 11 आएगी न 13 आएगी, इन बिटवीन नहीं आएगी भाई। एक लोन आपका 11 वाला था, एक 13 वाला था। और अभी एक बात और बताओ, ये लोन पहला लोन यदि 1 अप्रैल को लिया होता तो यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट आता। ये लोन 1 जुलाई को लिया होता तो 6 मंथ का आता, तो ब्याज कम हो जाता, तो नीचे फिर ये अमाउंट भी तो कम हो जाती, क्योंकि यहाँ भी 9/12 6/12। ये मैथ्स का एवरेज ही तो है क्या। एक बंदा क्या, मैंने 6 लोन लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट, बताओ मेरा साल का ब्याज कितना बना भाई साहब ये। अब बताओ मेरी एवरेज रेट क्या पड़ी भाई साहब ये। तो ये है क्या, दोनों एवरेज ही तो कर रहे हैं। वेटेड एवरेज कितना आया बोलो? 12.286। अब नीचे देखो आंसर में कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी होगी। हो गया। अब सीधी सी बात, आपने ये जो पैसा है 14 लाख का, ये 14 लाख का जो अमाउंट आपने बोरो किया था, ये यूज तो बिल्डिंग में ही हुआ ना, लेकिन बिल्डिंग में कितना यूज हुआ वो देखो, और कौन से महीने में कितना हुआ। 2 लाख कितने महीने के लिए यूज हुआ? 12 महीने। 2.5 लाख कितने महीने के लिए? 9 महीने। 4.5 कितने महीने के लिए? 6। 1 20 कितने महीने के लिए? इसको एवरेज आउट करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जनवरी में कितना यूज हुआ था, उसमें जनवरी में स्पेसिफिक लोन भी तो है। कल का याद करो, प्लांट एंड मशीनरी का 400 अलग हटाया नहीं था क्या हमने, तो जनवरी में कितना लोन लिया था, 1 लाख स्पेशल। तो वो जो 2 लाख आपने यूज लिया है, या तो उसमें से घटा दो, या तो उसमें से घटा दो, या आपको सर क्या पता वो इस जनवरी में यूज हुआ, तो आप नीचे माइनस कर दो अलग से, क्योंकि स्पेसिफिक लोन का भी तो अमाउंट हटाओगे। कल का क्वेश्चन याद करो, कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला आप देखो, इसकी जब रेट निकाली थी हमने, ये पड़ा है ना, इसके पहले हाँ 400 माइनस किया था ना, ये पहला इलस्ट्रेशन ये रहा। अब देखो इसमें हमने एवरेज आउट किया था, ये रहा, और ये तो वो निकाला है। अब इसका 1000, ये है ना, ये रहा 200 इंटू 12/12, 1800 माइनस 400, ये हटाया था ना। तो वो जो स्पेसिफिक लोन है वही तो है ये, और यहाँ स्पेसिफिक लोन आपने जनवरी में लिया, तो उसको या तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो उसी समय उड़ा दो जनवरी में से ही, या बाद में घटा दो। चलो अब ये जो स्टेप है ना, ये मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है जो आप कर रहे हो आप। चलो लिखो नंबर 4, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन क्वालिफाइंग असेट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखना। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन क्वालिफाइंग असेट आउट ऑफ जनरल बोरिंग्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन क्वालिफाइंग असेट आउट ऑफ जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स में से क्वालिफाइंग असेट में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ। अब इसके लिए यदि मैं यूं बोलूं, यहां लिख दो जनवरी, और जनवरी में यूज हुआ कितना, 2 लाख, लेकिन इसमें से 1 लाख तो स्पेसिफिक था, या तो यही हटा दो, और कोई कह नहीं सर मैं यहां पूरे ले लूं, तो नीचे माइनस कर दो लास्ट में, इंटू 12/12। अब अप्रैल में कितना अमाउंट यूज हुआ, 250 इंटू 9/12। ये हम टाइम का वेटेज दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जुलाई में कितना यूज हुआ, ₹4,50,000 इंटू 6/12। इट्स सिंपल मैथमेटिक। आपको जो पैसा क्वालिफाइंग असेट में यूज हुआ उसको वेटेड एवरेज में बदलना है। और दिसंबर में कितना यूज हुआ, 1,20,000 इंटू 1/12। अब ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 1 लाख। सेकेंड नंबर 187,500। तीसरा नंबर 225। चौथा नंबर 12,000 आएगा ना, 10,000। लगाओ टोटल 5,22,500। 5,22,500। 5,22,500। देखो जी सही बताया क्या इन्होंने, है ना। अब सुनो, अब यदि आप यहां पूरे ले लेते 2 लाख का 12/12, तो टोटल आती 6,22,500, उसमें से लेस कर देते। कुल मिला के स्पेसिफिक बोरिंग को घटाना मत भूल जाना। और अभी इन्होंने स्पेसिफिक बोरिंग जनवरी में ली तो यहां हटा दिया, जुलाई में लिए होते तो यहां हटा देते, और यहां नहीं हटाना तो नीचे टाइम वेटेज घटा दो। जैसे 1 लाख का लोन लिया जुलाई में, तो 1 लाख इंटू 6/12। 1 लाख का लोन लिया जनवरी में, तो इंटू दिस। कुल मिला के स्पेसिफिक लोन का अमाउंट और इसका टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करके इधर हटाओ चाहे इधर हटाओ, हटाना जरूर है। अब सीधी सी बात, आपके बिल्डिंग में कुल मिला के कितना पैसा यूज हुआ, और आपके जो 14 लाख का लोन था, इस 14 लाख के ऊपर ब्याज का 1/72 का परसेंटेज कितना बना। तो यूनिटरी मेथड से 14 लाख के वेटेड एवरेज लोन के ऊपर ये ब्याज है, तो 5/22 पे कितना होगा। तो अब ये परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो दिस बाई दिस इंटू 5/500 कर लो, बात तो ही की है। चलो लास्ट स्टेप, ये था आपका चौथा। पांचवा, जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इक्वल्स टू ₹5,22,500 इंटू 12.286%। बोलो 64,194। 64। 1,194। अब लास्ट में पॉइंट नंबर सी लिख दो। पॉइंट नंबर सी, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड।
टोटल बोरोइंग कॉस्ट रुपीज 10,000, तो स्पेसिफिक प्लस 64,193 दोनों का टोटल 74। बोलो आया क्या? डन। वो 10,000 तो स्पेसिफिक है ना, हो गया बस। अब एक हाँ, स्पेसिफिक जुलाई में लिया होता तो आपने जुलाई की जो ये वर्किंग करी है ना, इसमें से एक कम कर देते। क्यों नहीं लगता? तो लग गया ना अपने आप ही फिर। क्यों? उसमें लोन स्पेसिफिक लिया था तो आपने उसका यूज नहीं दिया ना क्वेश्चन में। उसमें देखो, देखो चेक करो। हाँ हाँ, तो उसमें आपने स्पेसिफिक बोरोइंग का अमाउंट जो क्वालिफाइंग एसेट में यूज हुआ था, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था वो पढ़ो। ये जो पैसा है ये पढ़ो क्या लिखा हुआ। इसकी बात कर रहे हो ना 400 की, ये यूज कर लिया, इसमें से हटा दिया था हमने प्लांट मशीन में से। वो प्लांट मशीन के लिए लिया था, प्लांट मशीन में से हटा दिया। तो उसका टाइम फैक्टर तो ब्याज पे उस पर लग गया ना। अब आप ये मानो ये पैसा कब लिया था? 1 जुलाई, तो इसमें से हमने हटा दिया तो 1 जुलाई से टाइम फैक्टर अपने आप ही बाहर हो गया ना उसका। क्यों नहीं हुआ? 1400 की तो टाइम हमने ये 12/12 या जो आगे वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला दूसरा वाला ये रहा, इसमें 15 में से ये हटाया तो इसमें 1100 भी तो लगा ना 9 महीने। फिर अब क्यों नहीं हुआ? गलत थोड़ी था। और होता तो टेली नहीं होता, आपका आंसर ही टेली नहीं होता। फिर ये टोटल टेली कैसे हो गया लास्ट में जाएगा? अभी भी हो जाएगा, देख लेना। अभी भी मैं टेली करा दूंगा। अब ये बताओ आपका ये कितना आया अमाउंट? 64,193। अब बताओ टोटल बोरोइंग कितनी थी आपकी यहाँ? 14 में से 5/500 तो यहाँ यूज हो गया, बाकी का ब्याज निकाल लो 12.286% से। बोलो इसमें जोड़ो ये 64,193, 1,72,500 नहीं आते हैं, ये 172 नहीं आ जाते हैं क्या? ये रहा, जाएगा कहाँ? अरे मैथमेटिकली कंट्रोल है सब चीज। ये एज अकाउंटेंसी का है ही नहीं, मैथ्स का है पूरा। चले अब ये बताओ ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ये कहाँ कैपिटलाइज होगी? बिल्डिंग में। और आपके बिल्डिंग में एक्चुअली कितना पैसा लगा साल भर में? टाइम फैक्टर छोड़ दो, अब 2 लाख 2.5 लाख जोड़ो, कितना हुआ? 2, 2.5, 4.5 और 10 लाख 20,000। 10-20 तो खर्च हो गए आपके कंस्ट्रक्शन में, और ब्याज चढ़ेगा जो अलग। तो बिल्डिंग कितने की पड़ी? एंट्री करो, एंट्री करो। मैं 2 करवा रहा हूं, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाद में आप चाहो तो इन्होंने एक एंट्री मांगी है, मर्ज कर सकते हो चाहो। बोरोइंग कॉस्ट डेबिट टू बैंक 1,72,000, 1,70,000 सॉरी 182। क्यों? 10,000 स्पेसिफिक भी तो है, 10 ये और 1,72 दोनों ब्याज कितना हो गया मिला के? 182, 1,82,000। नरेशन being total borrowing cost incurred and paid, being total पेमेंट तो 182 का ही हुआ होगा, ब्याज तो पूरा ही दिया होगा। 74,193 होगा ना सर? अरे अभी उसकी एंट्री बाद में करेंगे, तुम करो तो सही यार। 10 मैं टोटल खर्चा करने की एंट्री कर रहा हूं, अभी कैपिटलाइज थोड़ी कर दिया मैंने। क्या बोल रहे हो? सुना नहीं मैंने। टोटल साल भर का ब्याज कितना दिया? 10,000 ये दिया, 1,72 ये दिया, 1,82 का ब्याज दिया हमने। अब 1,82 में से इतना तो बिल्डिंग में चला जाएगा, ये बाकी पीएनएल में जाएगा, ये बिल्डिंग में जाएगा, बाकी पीएनएल में जाएगा। अभी एंट्री टेली कराऊंगा ना आपको। बोरोइंग कॉस्ट टू बैंक, टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड एंड पेड। अगली एंट्री करो आप, अगली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट खाली छोड़ दो अभी। टू बैंक 10-20, टू बोरोइंग कॉस्ट 74,193, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक में 10-20 और टू बोरोइंग कॉस्ट में 74,193 हो गया। अब बिल्डिंग कितने की पड़ी? बस अब इंस्टीट्यूट ने ये एंट्री मांगी केवल, आपको एग्जाम में केवल ये वाली करके आनी, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में करा दिया। अब नरेशन लिख दो, बीइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग
being cost incurred on building together with borrowing cost, together with borrowing cost capitalized, together with borrowing cost capitalized. हो गई? अब आप देखो आपका बोरिंग कॉस्ट का अकाउंट बंद नहीं हुआ। 182 में से आपने बिल्डिंग में तो डाल दिए थे, बाकी तो पीएनएल में जाएंगे ना। नेक्स्ट एंट्री पीएनएल टू बोरिंग कॉस्ट, पीएनएल टू बोरिंग कॉस्ट 1 लाख। हाँ ठीक है, लिखो नरेशन लिख दो। बीइंग remaining borrowing cost charged to P&L. Being remaining cost, borrowing cost charged to P&L. सुनो अब, ये पेपर कब का है देखो, यही है ना? ये तो ग्रांट का हो गया। पढ़ो इसको, जल्दी पढ़ो। मैंने कहा ना मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। आज तक यदि बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में है तो पहला नंबर इसका ही आता है। एक कंपनी ने कंस्ट्रक्शन चालू किया को नए प्लांट का 1 अप्रैल 21 को, और लोन कितने का लिया? ये स्पेशल लोन है ना ये तो, और इसकी ब्याज की रेट क्या है? आगे देखो, एक्सपेंडिचर ऑन द प्लांट इनकर्ड अप्रैल में मई इसमें, तो इसका मतलब इस 10 में से 20 ये, अब वो इसका क्या होगा? अब एवरेज घटेगा क्योंकि आपने पैसा अलग अलग टाइम पे यूज लिया। अब अभी तो हमने वन टाइम घटा दिया ना, यहाँ सीधा सीधा कहाँ पे, यहाँ घटाया था ना, यहाँ नहीं घटाते तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पहले पूरा लेके फिर नीचे माइनस कर देते। अब इसमें यही करना पड़ेगा क्योंकि 20 का लोन था, आपने अप्रैल में 10 लिया, आगे अगस्त में लिया, तो दो जगह से माइनस नहीं करेंगे, एक साथ कर देंगे। चलो आगे पढ़ो। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन कितने का था? 46 लाख का 12% ब्याज दिया होगा। अब देखो इसमें डेट नहीं दी, द कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये भी कब माना जाएगा? फिर अप्रैल में माना जाएगा। तो ये तो नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। अब आगे पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर दिस पास जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग कॉस्ट होंगे। ये क्या ये क्वेश्चन है? अब चलो यूं ही बताओ आपको, स्पेसिफिक ब्याज कितना हुआ? 2 लाख। ये जनरल इंटरेस्ट कितना हुआ? और एक ही लोन है ना, 12 महीने यूज हुआ, एक ही ब्याज की रेट है, तो कैपिटलाइजेशन रेट भी यही आएगी। अब ये बताओ 10 लाख इंटू 12 कितने हुए? 10 लाख इंटू 12/12 कितने? 10 लाख। 24 लाख इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 9 महीने, जुलाई गया ना, 8 महीने शायद, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने गए, तो अगस्त से जून गिनोगे तो 8 महीने हो गए। 24 लाख का 8/12 16। जनवरी से 3 महीने के, जनवरी फरवरी मार्च 1 लाख, एक ये 16, ये 17 और 10 ये 27। अब 27 में से 20 लाख कम कर दो, ये 12 महीने के 20 का 7 लाख का परसेंटेज निकालो 12%, 84। और ये ब्याज कितना हुआ? 2,84,000 का ब्याज कैपिटलाइज होगा। अब इसमें वेटेड एवरेज रेट भी वही आएगी, एक ही तो लोन है ना, टाइम फैक्टर भी 12 महीना है। जब आप 46 लाख पे 12 महीने 12% ब्याज दोगे तो एक ही लोन है, तो रेट भी 12 ही रहेगी। अब क्या दम था इस क्वेश्चन, इससे अच्छा तो बस हो गया ही। अब इसका आंसर कितना है आपका? 284। और बिल्डिंग पे खर्चा कितना हुआ? 38 लाख, 38 हो गया। 38 और 284, 40-84 की बिल्डिंग पड़ी। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था ही। अभी जो किया उससे भी छोटा है। हाँ जी सर, ये जो इसमें 3 एंट्रीज कराई, इनमें से बस सेकंड वाली करनी है एग्जाम में सर। ये क्या एक जनरल एंट्री मांगते हैं, पास अ जनरल एंट्री। ए जनरल एंट्री मतलब बिल्डिंग का खर्चा और ब्याज, बस। मैंने 3 कराई है खाली आपके समझ के लिए, एग्जाम में एक ही करके आनी हो गया। अब इससे अच्छा क्वेश्चन तो ये देखो, मैं बताऊं, ये तो ठीक है मैंने दिखा दिया आपको, अभी आया था इसलिए बच्चे कह रहे थे सर आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था ES12 का। अब मैं इसको दिखाऊं, देखो आप क्वेश्चन
अकाउंटिंग, मैंने क्या एएस उधर उधर कर दिया ना पूरे। 16 नंबर है ना ये, पहले सेकंड ग्रुप में था ये। यहां से शुरू है। पढ़ो इसको। फिगर डबल किए हैं केवल। अभी जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था उसमें ये लोन ये 4 का है ना, उसमें 10 का कर दिया, ये 5 की जगह 10 कर दिया, 12 का 24 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, और ये अमाउंट आपका 23 का 46 कर दिया। ब्याज के रेट वही 12% है। ये पीएम का ही तो क्वेश्चन है, इसीलिए तो बोलता हूं ना पीएम के क्वेश्चन का ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में आने का। अभी देखो और बताता हूं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। ये देखो 5 लाख 12 लाख करके ये मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल इसके अंदर ये निकाल के बिल्डिंग कीमत। अब ये 54 का ब्याज कैसे आया? प्लांट एंड मशीन, देखो एक ही एंट्री करिए, प्लांट डेबिट टू बैंक। इसने तो बोरिंग कॉस्ट भी नहीं किया, इसी में बैंक में डाल दिया पूरा। अब ये देखो ये पूरा किया 5 8 ये 13.5, और इधर ये 13.5 में से 4 घटा दिए, ये ब्याज निकाल लिया, और इधर ये स्पेसिफिक निकाल लिया। ये टोटल 154 की टोटल लगा कि बिल्डिंग की कीमत, बिल्डिंग पे इतना खर्चा हुआ प्लांट पे, और ये जोड़ के एंट्री कर दी 1 2 3 और 4, बस खत्म। अब इससे अच्छा क्वेश्चन तो ये देखो बताऊंगा। ये पढ़ो, अभी मैंने एएस की बुक से कराया ना, देख लो। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक लोन लिया 1 जनवरी को 12% पे 3 लाख, ये 2 लोन लिए, ये भी पूरे 12 महीने हैं, ये खर्चा कर दिया। अब इसमें जो स्पेसिफिक 3 लाख लिया, या तो इसमें से उड़ा दो और या फिर टोटल में से घटा दो। और ये लो, अब देखो इसने कैसे किया, कैलकुलेट, ये मल्टीप्लाई किया 850 आ गया। आप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज निकाल दिया, आपके लोन की एवरेज आ गई ना ये, और लोन की ये देखो कैपिटलाइजेशन रेट आ गई। फिर ये 3 लाख पे निकाल के, और वो ऊपर जो 8.5 में से 3 घटा के निकाल दिया। अब हमारा 12.286 आया था, इसने 12.29 कर दिया, और ये कैपिटलाइजेशन हो गया। अब 1.3 ये, और बिल्डिंग पे खर्चा कितना हुआ वो देख लो, 3 6.5 7 12 13.5 तो ये, और इसके अलावा ये 1,03,000 का ब्याज। अब ये जनरल एंट्री देख लो, फिक्स क्वेश्चन है ये। अब ये तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी बस खत्म हो गया यहाँ। अब आपके एएस की बुक में और आओ, अब उसमें आओ, निकालो क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर है। आने दो यार, बढ़िया। इधर तो जम के, इधर चलो कोई बात, रिकॉर्डिंग पोज कर दी थी बीच। लिखो आपका क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्वेश्चन 3 ईएस बुक। लेकिन फॉर्मेट ये लेना है, फिगर ये नहीं लेने। आइटम मेरे ख्याल में चारों यही तो है, फैक्ट्री सेड, परचेज ऑफ मशीन, वर्किंग कैपिटल, एडवांस, यही है। उधर बनाऊं मैं बोर्ड पे, या ये चल जाएगा? चल जाएगा सर। हम फिगर ये चेंज कर देना, फिगर ये नहीं लेने। अब मेरे ख्याल में फैक्ट्री साइड में आपके कितने रुपए लगे हैं? 20 आउट ऑफ 50, तो रुपीज 9 लाख इंटू 20 लाख अपॉन 50 लाख, 9 चौक 36, 360, बस। अब बाकी इधर कर दो सारे, 9 लाख 15 डिवाइडेड बाई 50, 15 ही तो है। फिर 9 लाख इंटू 10 डिवाइड 10 है, 10 अपॉन 50,
देने पड़ेंगे बिल्कुल। बिना नोट के तो खाली टेबल बना के मत आ जाना। आपको ये यहां ब्रैकेट में लिखते जाओ, नोट 1, नोट 2, नोट 3, इसमें भी लिख दो नोट 3, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग कैपिटल का भी दे देंगे, नोट 4। चाहे एक एक लाइन ही लिखना, इट इज एज्यूम करके किस्सा खत्म करो। हो गया? अभी इसके नोट्स लिखवाएं, नोट्स लिखें। अब नोट्स बाद में लिखना, पहले आप एक जो जनरल वो कोटेशन है ना क्वालिफाइंग एसिड, ये लिखो पहले, ये लिखो पहले, उसके बाद में नोट्स लिखेंगे। टेबल के नीचे लिखो एज पर AS 16, as per AS 16, qualifying acid is an acid, as per AS 16, qualifying acid is an acid that necessarily takes, qualifying acid is an acid that necessarily takes a substantial period of time, that necessarily takes a substantial period of time to get ready for intended use or sale. To get ready for intended use or sale. Whereas an acid which is ready for intended use, whereas an acid which is ready for intended use or sale at the time of its acquisition, is not a qualifying acid. Is not a qualifying acid. ये पहले दे दो। अब नीचे दे दो नोट 1। अब नोट 1 उतार दो पहले। अब हम इस एज्यूम क्यों लिखेंगे हम? आप लिख दो सिंस कंस्ट्रक्शन का तो टाइम ही दिया इन्होंने कि पूरा टाइम लगा 12 महीने। सिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सीड, since construction of factory seed taken a substantial period of time, since construction of factory seed taken a substantial period of time, therefore
therefore it is a qualifying acid. Therefore it is a qualifying acid. Full stop. Note second, we have assumed that, अब हम assumption डाल रहे हैं, we have assumed that machinery was ready to use at the time of purchase. Therefore it is not a qualifying acid. हाँ जी, चलो अगला नोट लिखो। नोट 3 लिखो, बोरोइंग कॉस्ट related to funds used in working capital. Borrowing costs related to funds used in working capital is never capitalized, and it is charged to P&L account as an expense. Full stop. Next, advance given for truck is not a qualifying acid. Therefore borrowing cost not capitalized. अब इस क्वेश्चन का पैटर्न सेट कर लेना, ऐसे ही करना हमेशा। टेबल बनाई, नीचे क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग को डिफाइन किया, नोट्स दिए, फिनिश। एक्यूरेट पैटर्न फॉलो करना। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में और बताऊं, देखो। अब ये तो था इस तरह से, अब आप अगला देखो, चौथा, अग्रवाल एंड कंपनी वाला। इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही देना है, ये पैराग्राफ में है बस। चौथा क्वेश्चन, Agarwal and Company Limited obtained institutional loan 680 lakhs rupees for modernization and renovation of its plant and machine. Plant and machinery acquired under modernization scheme and installation completed on 31st March, amounting to rupees 520 lakh. 30 lakhs advance to supplier for additional acid. Balance loan 130 used for working capital. Total interest on the loan was 62 lakh. You are required to state how this. बोलो, सेम है, ऐसे ही करना है। इसमें 3 है। अब आप देख लो, आपका सबसे मोटी रकम तो काई में यूज हुई थी, 520 मॉडर्नाइजेशन में। तो जिस मॉडर्नाइजेशन प्लांट मशीन के लिए लोन ले रहे हो वो तो पूरा टाइम लेगा ना, तो 62 लाख डिवाइडेड बाई 680 इंटू 520, 62 लाख डिवाइडेड बाई 680 इंटू 520, 47 पॉइंट। तो इसको सही कर लो, काट के 50 कीजिए। वो इन्होंने वो एडवांस को इसमें डाल दिया क्वालिफाइंग में। आप कर लो 47.41, 50 की जगह 50.15 को करेक्ट कर लो, 47.41। सुन रहे हो आप लोग ऑनलाइन वाले? यस सर। और दूसरा इंटरेस्ट चार्ज टू P&L, अब उसको 62 में से हटा दो, इसको लिखो 14.59, 1185 की जगह कर लो 14.59। ये कलाकार क्या है, उसमें तो एडवांस फॉर ट्रक, और जब क्वेश्चन आया उसको ले लिया नॉन क्वालिफाइंग, और इसमें जो दिया ना एडवांस दिया, ये सप्लायर को एडिशनल असेट, इसको क्वालिफाइंग मान दिया। अजम्पशन, वी हैव एज्यूम्ड दैट इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट विल बी परचेज। ऐसा कुछ नहीं। चलो आगे नीचे देखो, 6 नंबर हाँ सेम ही है, ऐसे ये ऐसे पैराग्राफ में भी आते हैं कई बार। A company obtained term loan during the year ended extent of 650 lakh, modernization and development of factory, building worth 120 completed and plant machine worth इतना was installed by this। अब आप देखो, एक तो इसमें थोड़ा सा एग्जाम में शार्प बनो, फिगर देखो, बिल्डिंग में कितने लगे और प्लांट मशीन में कितने लगे, और वो अब ये इन दोनों को तो उठा के अप्लाइज कर दो। अब इसमें प्लांट मशीन लिखा ना, प्लांट एंड मशीन वर्थ इतना was installed by, तारीख दे दी ना, प्लांट मशीन इंस्टॉल हुई है नहीं ये, तो इसने लोन तो साल के शुरू में ले लिया था,
तो इसमें दोनों क्वालिफाइंग है। अब इसके आगे 70 लाख रुपए काहे के दिए एडवांस, नहीं मानेंगे हम। इंस्टॉलेशन फॉलोइंग ईयर, इंस्टॉलेशन एक्सपेक्टेड इन सेकेंड ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, इसमें सोचना पड़ेगा, इसने इंस्टॉलेशन नेक्स्ट ईयर का दे दिया ना। आगे चलो 110 यूज फॉर वर्किंग कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट दिस। अब निकालना देखें, अच्छा 1 मिनट का लिखा आगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज, हाँ ठीक है। चलो 5850 में डिवाइड करना 650 का, 58.5 डिवाइडेड बाई 650 मल्टीप्लाइड बाई 350। ये तो आपका आएगा प्लांट मशीन में 31.5 और मल्टीप्लाइड बाई 120, ये आएगा 10.8, ये आएगा। ये दो तो कैपिटलाइजेशन होंगे। और अब आगे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड बैलेंस इतना टू बी चार्ज टू P&L। अब केवल इसमें एक ही मुद्दा फंसेगा, दो तो क्लियर कट है, प्लांट मशीन वाला कैपिटलाइज होगा, बिल्डिंग वाला कैपिटलाइज्ड होगा। अब केवल एक ही जो दिया है ना तीसरा, 70 लाख रुपए एडवांस फॉर असेट ऑफ विच इंस्टॉलेशन एक्सपेक्टेड इन फॉलोइंग ईयर, इसकी एक अजम्पशन है बस। अब इसको क्वालिफाइंग इन्होंने तो नहीं माना है, इसमें इन्होंने तो लिखा P&L में जाएगा। दो कैपिटलाइज रहेगी, पहला बिल्डिंग वाला, दूसरा प्लांट मशीन वाला। अब देखो पहले तो परचेज का ही, और अगले साल भी कितना टाइम लगेगा ये कहां लिखा। परचेज करोगे 10 दिन में इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसमें ये एडवांस वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप तो इसको क्वालिफाइंग कभी मानना ही मत, ठीक है। अब देखो बाकी तो चिल्लर है छोटे छोटे। हाँ चलो एक बात और बताओ, 7वां क्वेश्चन। इन मई 2007 फास्ट लिमिटेड टूक अ लोन टू बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2008. Building was put to use immediately. Interest on the amount actually used for construction of building till completion was 17 lakh, whereas total interest payable to bank on the loan for the period till March is 26 lakhs. Can 26 lakhs be treated as a part of cost of factory building and thus be capitalized on the plea that the loan was specifically taken for construction of building? बोलो, आपने एक फैक्ट्री बिल्डिंग का लोन लिया स्पेसिफिक, और उसका लोन फैक्ट्री बिल्डिंग बनने में मई से चालू हुई थी और अगले साल जनवरी में पूरी हुई। चलो मई से दिसंबर आपके हो गए 8 महीने, और एक है 9 महीने, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने जरूरी नहीं है। और फैक्ट्री बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, रेडी, इमीडिएटली पुट टू यूज हो गई। इंटरेस्ट जितना पैसा बिल्डिंग में यूज हुआ उसका तो 17 लाख है, लेकिन जो लोन आपने लिया उस पर पूरा ब्याज बना 26 लाख, क्योंकि लोन ज्यादा ले लिया और बिल्डिंग में यूज कम आया। अब क्या इस ग्राउंड पे, इन्होंने ग्राउंड दिया आगे, इस प्ली बोलते हैं ग्राउंड को, क्या इस ग्राउंड पे हम लोन का सारा ब्याज 26 लाख बिल्डिंग में जोड़ दें, क्योंकि लिया तो बिल्डिंग के लिए ही था ना? ये कोई बात नहीं हुई। आप यदि कोई लोन बहुत भारी भरकम ले लोगे, रसीद में कम यूज हुआ, तो जितना इनकर हुआ उसके लिए वही तो कैपिटलाइज होगा ना। तो इसमें फिर वही आपको देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या आप लिखने के एग्जाम में जगह नहीं है ना, क्या लिखें, पहले क्वालिफाइंग असेट को डिफाइन करो। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का पैरा 6 का जो है कि बोरोइंग कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट शुड बी capitalized in the cost of that qualifying asset, and other borrowing cost incurred should be charged to P&L account as an expense when incurred. ये लाइन फिक्स कर लो, क्वालिफाइंग असेट को डिफाइन कर दिया, बोरोइंग कॉस्ट का चार्ज बता दिया। अब आ जाओ स्पेसिफिक बोरोइंग को डिफाइन करो एग्जाम में। इफ एनी लोन इज स्पेसिफिकली टेकन फॉर अ क्वालिफाइंग असेट, देन द बोरोइंग कॉस्ट ऑन सच स्पेसिफिक बोरोइंग्स दैट शुड बी चार्ज या कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। बट इन द गिवन केस द लोन वाज टेकन more than the requirement of qualifying asset, hence the excess interest cannot be capitalized. Only the interest which was related to, directly attributable to the qualifying asset, that can be capitalized. तो इसमें तो देखो आंसर छोटा सा दिया हुआ है नीचे, ओनली 17 टू बी, इससे नहीं, इसको फैलाना तो पड़ेगा ना पूरा। चलो अब एक बार मैं एग्जाम्पल पे आऊं, एग्जाम्पल 1 2 3 हो गए, देखो है ना। अब ये चौथा मैं आपको केवल ये करवा रहा हूं जोर जबरदस्ती से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आया नहीं, और ये इन्होंने बीच में आरटीपी में दिया था ये क्वेश्चन। और इसमें एक अजम्पशन और लिखाऊंगा, निकालो 4 नंबर जल्दी, 2 एक और बचे हैं, फिनिश करो। अब वो तो जितने भी क्वेश्चन है कर लोगे आप, कोई इसमें इशू नहीं है, एक खाली 7वां 8वां और कराना, 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी करो। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4, एन अमाउंट ऑफ ₹20 lakh was incurred for construction of building and it was ready for occupation on December 7. The construction expense incurred on working capital facility availed from the bank. Interest payable 15%. The average working capital loan never fallen below 25 lakh during the construction. पहले इन 3 लाइन का मतलब समझो। किसी एक कंपनी ने किसी बिल्डिंग को बनाना शुरू किया और 20 लाख रुपए खर्च हो गए पूरी बिल्डिंग पे,
और साल भर बिल्डिंग पे काम चला, दिसंबर 12 को जाके बिल्डिंग पूरी हुई। अब इस बिल्डिंग के लिए इस कंपनी ने अलग से लोन नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। अब इस बिल्डिंग में फिर पैसा कहां से लगाते गए? अरे लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस वॉज इनकर्ड आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। लोन को ही बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन कह दो, फैसिलिटी कह दो, एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेल फ्रॉम द बैंक, इसका मतलब आपने बैंक से स्पेसिफिक लोन नहीं लिया था, वर्किंग कैपिटल लोन लिया, उसमें से बिल्डिंग में पैसा लगाए जा रहे हो। जनरल बोरोइंग हो गई है। बैंक को आपने 15% की रेट से ब्याज दिया। और एक खास बात, ड्यूरिंग द ईयर आपका जो ओडी है, वर्किंग कैपिटल का जो लोन है, वो 25 लाख से नीचे कभी आया ही नहीं। कारण उसका आपने पैसा बिल्डिंग में और यूज करना शुरू कर दिया। अब आप देखो नीचे एक्सपेंस, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ये बिल्डिंग पे कितने खर्च हो गए? 20 लाख। बताओ बिल्डिंग की क्वालिफाइंग असेट की वैल्यू कितनी होगी? और वैल्यू कितनी होगी? 20 तो ये होंगे, प्लस ब्याज भी तो जोड़ेगा। बोलो। अब एक चक्कर है, बैंक वाले ब्याज क्या रेट से ले रहे हैं? अब इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन इन्होंने लिखी नहीं, जब ये क्वेश्चन आया था ना आरटीपी में, अजम्पशन नहीं लिखी। बैंक वाले हर महीने ब्याज चार्ज करते हैं मंथली बेसिस, और वो भी कंपाउंडिंग। ये इसका सॉल्यूशन कंपाउंडिंग पे किया हुआ है। अब यदि एग्जाम में आता है और वो लिख दें सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड मत करना, लिख दें कंपाउंडिंग, तो ये कर लो। कंपाउंडिंग का कर जाओ, सिंपल वाला तो कर लोगे। सिंपल वाले में तो क्या करना है सोचो। पहले जो 3 लाख है उस पर लगेगा ब्याज 6 महीने का, जुलाई से। दूसरे वाले अगस्त वाले पे लगेगा 5 महीने का। तीसरे सितंबर वाले पे लगेगा 4 महीने का। अगले अक्टूबर पे लगेगा 3, एक बस कम होता जाएगा, सिंपल तो लग जाएगा। अब इसने देखो कंपाउंडिंग ब्याज कैसे लगाया, पहले 3 लाख पे ब्याज लगाओगे और वो ऐड हो जाएगा, अगला ब्याज 3 और ब्याज और प्लस 4.5 पे और लगेगा। ये कंपाउंडिंग है। तो साइड में जगह खाली वहां लिख दो, अज्यूम दैट लिख दो आप, इसमें लिखा हुआ नहीं है। सिंपल वाला आप लोग कर लोगे, ये कर लो एक बार, अज्यूम दैट, assume that interest is charged by bank, assume that interest is charged by bank at the rate of 15% per annum, 15% per annum on monthly compounding basis, on monthly compounding basis। ये assumption है क्वेश्चन। हो गया? अब सुनो, अब देखो इसने ब्याज कैसे निकाला है। ये बताओ जुलाई में कितना पैसा यूज हुआ? 3 लाख का 1 महीने का ब्याज निकालो। वो हो गया, देखो, है ना। और अब हम एक काम करते हैं, इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है उस ढंग से, हम उसको मंथली बेसिस पे ब्याज लगाएंगे। तो जुलाई का ब्याज एंड ऑफ द मंथ बैंक वाले चार्ज कर देंगे खाते में। अगस्त में ओपनिंग बैलेंस ब्याज और वो मिला के 3,03,750 प्लस अगस्त का 4.5 और जोड़ो। अब 3,03,750 प्लस 4.5, 7,53,750 का ब्याज निकालो 1 महीने का। देख लो, अब देखते चलो। हो गया? बोलो। अब बनाओ टेबल जल्दी से। सॉल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, लो मैं बना देता हूं साथ। एग्जाम्पल 4, statement showing calculation of interest and total value of qualifying asset। अब एक काम करना, इसमें तो कॉलम बनाया हुआ नहीं है, मैं कॉलम बनवा देता हूं। पहला कॉलम मंथ, दूसरा एक्सपेंस ऑन क्वालिफाइंग असेट, तीसरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, चौथा। अब तीसरा कॉलम बड़ा बना लेना। ये तो मंथ, ये एक्सपेंस, हाँ वैसे ही है, लेकिन वो उसमें तो इंस्टॉलमेंट में से ब्याज हटाना पड़ता है ना। हाँ, इसमें जोड़ना है मंथ, एक्सपेंस इनकर्ड, calculation of interest,
cumulative expense. अब इस सॉल्यूशन में एक मिस्टेक है। इसमें क्या किया देखो, जुलाई का ब्याज तो लिख दिया अगस्त वाले कॉलम में, अगस्त वाला लिख दिया सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, और अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। अब दिसंबर वाला तो हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ? तो हम 7 का 7 निकालेंगे, वो एक ब्याज कम रह गया ना इसमें। देखो अभी ये आपने जुलाई में कितना पैसा यूज लिया, अब ये मानो कि जुलाई का ये पैसा आपके पूरे जुलाई में यूज हुआ, तो 3 लाख पे मल्टीप्लाइड बाई 15% इंटू 1/12, एक महीने का ब्याज 3000। तो अब ये 30375, ये एंड ऑफ जुलाई हो गया। अगस्त में पैसा यूज हुआ 4.5, अब अगस्त का ब्याज लगेगा 4.5 वो 3 ये 750 का 15% का 1/12। नहीं, आंसर तो सही आते जाएंगे और एक ब्याज कम पड़ेगा इनका 94। अब एक काम करो, 303 4.5 और ये 4, या यूं करो 753 में ये और जोड़ लो ब्याज, 753 और 9 7 62, 7 63 172। अब सितंबर में कितना पैसा यूज हुआ? 2 लाख, 2 और जोड़ो, 2 प्लस 9 63 172 का 15% 1/12, बोलो 1204। और अब 9 63 में 12 जोड़े 9 75 212। हमारा इंटरेस्ट एंड ऑफ द मंथ लगता जा रहा है। अक्टूबर कितने रुपए हैं? 5 लाख। अब 5 वो और 9 वो 14 75 212 इंटू 15% इंटू 1/12, बोलो। और टोटल 14 75 और 18 14 93 652। नवंबर का खर्चा है 3 लाख। 14 और 3 17 93 652 का 15% का 1/12 है 224 18 लाख 16,173 18 15 073 18 16 73 यस सर 18 16 17 93 18 लाख 10 15 16, ठीक है। दिसंबर लास्ट कितने रुपए हैं दिसंबर के? 2.5 लाख। अब 2.5 वो और 18 ये 20 लाख 66,000 2066 073 का 15% 1/2। अब इनका आंसर इन्होंने क्या किया, यही आंसर दे दिया 2066, जो सही नहीं। इसमें एक ब्याज कम है इस सॉल्यूशन में, दिसंबर का ब्याज रह गया, निकालो कितना आ रहा है
826 Yes, टोटल sir. टोटल करो 20 और 20,91,899। 20 91 899 यस सर। सही है। अब आप एक काम करो, एक टोटल ये लगा दो और एक टोटल ब्याज का लगा दो। ये टोटल हो जाएंगे 3 7.5 10 18 2 20 लाख और ब्याज का टोटल हो जाएगा आपका 91 899। 899। ये इसमें आंसर मिस्टेक है, इसमें दिसंबर का ब्याज गायब है। ये लो। अब ये आरटीपी में आया था, दोबारा देख लेंगे कहीं मिल जाएगा तो हो सकता है सही आ गया हो। एक क्वेश्चन आपको ये कराना था, हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, हमने कल डिस्कस किया था फ्लाईओवर वाला कि बॉम्बे में एक फ्लाईओवर बन रहा है और वो वाटर फ्लो ऊपर आ गया और मतलब 1 महीना जो है काम रुक गया। तो वो तो इसमें आपको ये पैरा नंबर 4 पॉइंट मतलब जो पॉइंट नंबर, हाँ वो पैरा एएस का पैरा नहीं है, ये तो बुक का पैरा है। ये एएस का पैरा तो 17 18 है, 17 18। अब ये कर लोगे लिख के आप लोग, भाई पहले आपको पैरा 17 18 के प्रोविजन लिखने पड़ेंगे ना, और फिर केस का एनालिसिस करके जजमेंट देना है कि कंपनी गलत कर रही है, कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, पीएनएल भी नहीं जा सकता। ये आगे वाला देखो 6 नंबर स्टील ये सीमेंट प्लांट वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम के आए हुए हैं पीसीसी आईपीसीसी के फाइनल के, ऐसे ही क्वेश्चन है ये हो गया क्या बोर्ड पे जो है। यस सर। आप नीचे लिख दो टेबल के नीचे, हैंस टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, हैंस टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, hence total value of building including borrowing cost capitalized, including borrowing cost capitalized is rupees, कितना 20,2091,899 done। Hence total value of building including borrowing cost capitalized is 20,91,899 done। 6 नंबर देखो, जल्दी से पढ़ रहा हूं। एज एन ऑडिटर, एन कर लो, ऑन नहीं है वो, एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर कमेंट द फॉलोइंग। Siri Limited is a manufacturing company engaged in manufacture of cement. It had 3 plants already commissioned in its site at Chennai. The company expanded its plant capacity by contracting with a supplier of purchase and installation of 1 additional plant. The project was commenced on 1st July and the new plant commenced a commercial operation on 1st January 2008. The new plant was capitalized and shown as fixed asset on 31st March 8 at a cost which include besides other things the following. Number 1, contract price of the plant and equipment and installation cost. Number 2, interest due from the period till 31st March for the term loan taken from the scheduled bank for financing the project, which is repayable over 5 years commencing from 1st July. Salary welfare expense of the plant engineer of company period from July to December who supervised the contract work. सोचने बैठ जाओ जरा, सही है क्या ट्रीटमेंट है तीनों जो किए हैं। सचिन सर को 1 बजे बोल के गए, 1 बजे क्या शायद 1 बजे बोले 1 बजे आ जाना, है ना। मैं 11:45 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, 12:30 छोड़ दूंगा। हो गया। बोलो इस क्वेश्चन में कंपनी क्या गलती कर रही है। अरे भाई एक कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, 3 प्लांट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चौथा प्लांट लगा रही है और चौथा प्लांट इन्होंने शुरू किया था जुलाई में और इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया जनवरी, 6 महीने लगे। अब देखो फिर 12 महीने का झगड़ा नहीं है यहाँ, ये कभी 6 महीने 8 महीने 10 महीने सब चलता है, 12 महीने को हमेशा फिक्स मत कर लेना। अब प्लांट है, सीमेंट का प्लांट है, कमीशन होने में, कमीशन होना मतलब इंस्टॉलेशन, उसमें टाइम। अब कंपनी ने इसमें मार्च 2008 तक के सारे खर्चे ऐड कर दिए। पहला प्लांट की कॉस्ट, चलो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कैपिटल कॉस्ट है, लेकिन ब्याज कहां तक का कैपिटलाइज किया। अब इसने कैपिटलाइज कहां तक किया वो देखो ना बी पॉइंट में,
इन्होंने मार्च तक का ब्याज एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया और इसके लिए लोन लिया था इन्होंने जुलाई में। अब जुलाई में लोन लिया, दिसंबर में प्लांट तैयार हो गया, 1 जनवरी को तो कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया, तो जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो? एएस का वॉल्यूशन नहीं हो गया क्या? ये एक एसेट पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन सीज कब हो जाती है, बंद कब हो जाती है? When all the substantial, ये टर्म ध्यान रखो, all the substantial activities have been completed and the asset is ready for intended use, लिखना पड़ेगा ये। अब इस क्वेश्चन में कंपनी ने ये जो ब्याज कैपिटलाइज किया है ना, पार्शियली तो करेक्ट है, कहां तक का? दिसंबर तक का, 6 मंथ्स का, 3 महीने का गलत है, वो कंपनी को विड्रॉ करना पड़ेगा इंटरेस्ट और वो P&L में जाएगा। तीसरा, इस प्लांट को जब ये लोग इंस्टॉल कर रहे थे उस समय आपकी कंपनी के सुपर ये जो इंजीनियर वगैरह है इन्होंने भी इस प्लांट पे टाइम दिया था। तो AS10 बोलता है, ये AS10 जो अभी पढ़ना है अपने को, उसमें लिखा हुआ है यदि आप अपने इन हाउस एफर्ट से कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लांट बनाते हो और आप अपने एम्प्लॉय को वहां डिप्यूट करते हो तो आपके एम्प्लॉयज की सैलरी, वेलफेयर, अलाउंसेज, परक्यूजिट वो सारे असेट की कॉस्ट में ऐड होंगे इन हाउस कंस्ट्रक्शन के केस। और ऐसे आपको याद करो तो AS26 में यदि आप कोई इंटेंजिबल असेट खुद अपने एफर्ट से बनाते हो तो मटेरियल, लेबर और एम्प्लॉइज वगैरह सब, बट इनएफिशिएंसी मींस आइडल टाइम वेजेज, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, है ना, जो भी ये सब, और प्लस एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इमेजनरी, ये कॉस्ट में ऐड नहीं होते। ये अभी AS10 और 26 में कोरिलेशन है पूरा। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट सी सही है, ए सही है, बी पार्टली करेक्ट है, पार्टली रॉन्ग है। अब बी में पार्टली तो 6 महीने का वो कैपिटलाइज होगा, 3 महीने वाला नहीं होगा। अब पढ़ लो आंसर। इसमें देखो इसने AS6 भी लपेट, AS10 भी लपेट लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्शली AS10 का भी है। और AS10 कहता है आप किसी असेट को इन हाउस बनाते हो या इंस्टॉल करते हो तो उसकी कैपिटल कॉस्ट में उसकी परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेज प्लस आपका स्टाफ जो उसमें एंगेज हुआ उसकी सैलरी सब चार्ज होंगे। तो कुछ तो AS10 का सोल्यूशन है। और इस क्वेश्चन में AS16 वाली गलती हो गई, ब्याज 9 महीने का चार्ज हो गया, 6 का ही होना चाहिए, 3 महीने का ब्याज P&L में जाएगा। पढ़ लो ये। डन? ये साबुन चलाएगा, अब कई बार नाखून की भी लग जाती है, काटने का टाइम नहीं मिलता है। चलो ना देखिए, हाँ जी पढ़ लिया सॉल्यूशन, आगे देखो। और अब एक बार डेफिनेशन पे आओ। बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन का आखिरी पॉइंट पढ़ना, लास्ट पॉइंट क्या है। कल आपको इस AS को शुरू किया तो डेफिनेशन बताई थी, याद हो तो? वो कमिटमेंट, चार्ज और वो तो सब पढ़ लिए थे ना। इसका चौथा पॉइंट पढ़ो, क्या है? 4th पॉइंट, सॉरी पांचवा लास्ट वाला। बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में लास्ट वाला पॉइंट क्या है, पढ़ के देखो। है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सही है। अब ASI 10 आप पढ़ोगे तो आप कहोगे साहब कुछ भी पहले नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या बोल गए। और जब क्वेश्चन करोगे तब बोलोगे अब समझ में आ गया। अब ये पढ़ो, ये वही तो है डेफिनेशन वाला पार्ट। 5वीं डेफिनेशन थी ना बोरोइंग कॉस्ट की, मतलब 5वीं टर्म। ASI 10 cover the issue related to exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to interest cost which is included in borrowing cost। ये तो है ना वो। अब ये ASI 10 इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन। अब क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो सुनो। ये ASI 10 है,
इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन. It covered the exchange difference on the amount of principal of the foreign currency borrowing to the extent difference between interest on local currency and interest on foreign currency borrowings. For this purpose, interest rate of local currency borrowing should be considered as at the rate the enterprise would have raised the borrowing locally if not decided to raise the foreign currency borrowing. यदि आज आपने इंडिया में लोन लिया होता तो आपको ब्याज क्या देना पड़ता, बशर्ते आप विदेश से लोन नहीं उठाते. तो इंडिया की ब्याज की रेट क्या होती है, वो लोकल बोरोइंग्स है, लोकल रेट. Accounting treatment of 16. Interest on local currency borrowing minus interest on foreign currency borrowing. The difference is greater than, more than, or equal to exchange difference on the amount of principal of foreign currency borrowing. Then the entire amount of exchange difference accounted for as per AS 16. यदि interest of local currency borrowing minus interest of foreign currency borrowing का difference, यदि आपके प्रिंसिपल के ऊपर जो डिफरेंस है उससे ज्यादा या बराबर है तो सारा का सारा डिफरेंस आप AS 16 बोरोइंग कॉस्ट मान लो. लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स लेस देन है एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग, तो टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरेस्ट एंड फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट, ये तो AS 16 और बचा हुआ एज पर AS 11. और इससे कुछ पल्ले पड़ा तो बोलो, समझ में आया कुछ, कोई मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है किसी को, नहीं आया, आ रहा है, बोलो चलो. ठीक है, ठीक है, हाँ, किस अमाउंट से, प्रिंसिपल अमाउंट तो फॉरेन करेंसी में रही होगी ना, तो इसका लोकल करेंसी में कन्वर्जन होगा तो रेट बदल जाएगी. चलो, तो यदि वो उससे बराबर या ज्यादा है तो क्या करना है, तो सारा का सारा अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट मान लेना है. इसका मतलब ये मानेंगे वो ब्याज ही हो गया एक तरह से. चलो दूसरा, का डिफरेंस जो है वो यदि उससे कम है प्रिंसिपल के लॉस से, तो उसको जितना डिफरेंस है उतना तो बोरोइंग कॉस्ट हो, बाकी ये. चलो अब आ जाओ, कोई बात नहीं, कोशिश तो करी. अब आप समझो इसको, इसमें नाम बदल लेना, मेरे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने सुधार दी होगी, आपके उसमें चल रही होगी. पढ़ो क्या है उसमें है, बुक देखो ना, इलस्ट्रेशन, बस ये काफी है समझने के लिए. कृष्णा लिमिटेड को या तो यहां चेंज कर लो या यहां चेंज कर लो, एक जगह चेंज कर लो कहीं भी. मैंने इसमें तो दोनों जगह XYZ कर दिया, आप किसी एक जगह चेंज कर लो, ठीक है. XYZ Limited taken a loan of USD 10,000 on April 19, specific project, interest rate 5% per annum payable annually. 1 अप्रैल को एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी 45 रुपए डॉलर. द एक्सचेंज रेट एट March 20 48 per dollar. Corresponding amount could have been borrowed by XYZ in the local currency at interest rate of 11% on 1st April. Determine amount of borrowing cost per AS 16. और ये इतना सटीक क्वेश्चन आता है कि आपको यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सब छोड़ो, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन. अब इसका लॉजिकल सेंस सुनना आप, मैं इसी स्क्रीन पे बता रहा हूं, बार बार चेंज नहीं करूंगा, इसी स्क्रीन पे सुन लेना. कृष्णा लिमिटेड ने 1 अप्रैल 19 को लोन कितना लिया और उस समय डॉलर की रेट क्या चल रही थी. इसका मतलब हुआ इसने विदेश से जो लोन ब्रोकर से उठाया होगा वो डॉलर खाते में बैंक में RBI से कन्वर्ट कराए होंगे, तो उसको इंडियन करेंसी में कितने रुपए मिले. तो इसका मतलब कृष्णा लिमिटेड या XYZ को लोन की जरूरत कितने की थी, 4.5 लाख की. 4.5 लाख का लोन आपने लोकली उठाने की बजाय बाहर से डॉलर उठाए और वो डॉलर कन्वर्ट भी कराए होंगे, यही हुआ. अब सोचो यदि आपने इंडिया से लोन लिया होता तो $10,000 USD मल्टीप्लाइड बाई 45, तो आपका ये लोन कितने का था, 450. इस 450 पे इंडिया में ब्याज क्या लग रहा था आपके, 11%. कितना पड़ता, सब लोग ध्यान देना कि अभी इसी में सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा. 49,000. आपने यही लोन विदेश से लिया तो आपके $10,000, इस पे 5% ब्याज, कितने डॉलर पड़े, USD 500. और एक बात, आपने लोन तो 1 जनवरी लिया लेकिन एंड ऑफ द ईयर लोन चुकाओगे, वहां डॉलर की रेट क्या है, 48 रुपए से ब्याज चुकाओगे, ₹48. तो आपको फॉरेन करेंसी में डॉलर का ब्याज कितना देना पड़ा,
24,000। अब इसका मतलब ये हुआ आपने अच्छा डिसीजन लिया और कुल मिला के सेविंग कितनी कर ली? 25,000। और नेचुरली इसी चक्कर में तो आप फॉरेन में भागे थे, बचा लिया। लेकिन आप एक बात भूल गए, आपने लोन लिया उस दिन डॉलर कितने थे? 10,000। रेट क्या थी? 45। और एंड ऑफ द ईयर रेट क्या आ गई आपकी? अब ये तो क्या रेट है, ये 40 है ना। अब आपके यूएस डॉलर 10,000 पे, यूएस डॉलर 10,000 पे मल्टीप्लाइड बाई ₹48 माइनस 45 इक्वल्स टू ₹30,000। क्या ये लॉस ऑन प्रिंसिपल नहीं हो गया? अरे आज यदि एंड ऑफ द ईयर आप लोन वापस चुकाओगे तो आपको ब्याज तो चलो ठीक है ना। सोचो आपने 1 अप्रैल 19 को 4.5 लाख का लोन इंडिया में लिया होता तो ब्याज लगता ये। आपने डॉलर उठाए 10,000 और वो इंडियन रुपये में 4.5 लाख का लोन मिल गया आपको, आपने डॉलर में ब्याज दिया ये, बचाए इतने, लेकिन ये भूल गए। अब ये लोन यदि साल के एंड में आपने चुका दिया होता, और नहीं चुकाओगे तो अगले साल चुकाओगे, तो एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी तो 48 से हो गई ना। अब वो लायबिलिटी आपकी 3 रुपए बढ़ गई। कितने रुपए बढ़ गए? उल्टा मामला पड़ गया, बचाने चले थे जेब से लग गए। अब ये जो एक्सचेंज लॉस है ये किस में है? प्रिंसिपल अमाउंट में। और ब्याज में कितने बचाए? अब मन की तसल्ली, इसको हम ऐसे ही समझाते हैं, मन की तसल्ली क्या लोगे? चलो कोई बात नहीं यार, जो बचाए वो तो गए गए, एक्स्ट्रा कितने लगे? अब आप नीचे पढ़ो, अब जो अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, इससे पहले, अब सुनो, देखो इसको लैंग्वेज कैसे लिखी है एएसआई में। इफ इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, द डिफरेंस इज लेस देन द लॉस ऑन प्रिंसिपल, then the difference between both the interest up to that extent should be treated as borrowing cost and the remaining loss should be charged to। तो अब आप ये बोलो borrowing cost, सॉरी borrowing cost। अब मुझे एक बात बताओ, आपने विदेश में पैसा कितना भेजा? 24,000 एज ए ब्याज ही है ना वो तो 24,000 तो आपने विदेश में भेज दिए। इस 24,000 को तो क्या मान रहे हो आप? बोरोइंग कॉस्ट। ये तो बोरोइंग कॉस्ट शर्तिया है, लेकिन आपने ये जो बचाए थे वो बचे हुए तब माने जाते हैं जब यहां डॉलर चेंज नहीं होके जीरो लॉस होता, तो सेविंग मानते। अब वो सेविंग तो आपकी सारी बर्बाद हो गई ना, तो इसको भी बोरोइंग कॉस्ट प्रिज्यूम कर लो। अब ये मानो कि ये जो सेविंग हुई ये भी बोरोइंग कॉस्ट। इसका मतलब इफेक्टिवली आपका ब्याज कितना हो गया वापिस? दिस इज ES 16 49,500 ES 16 है ना। अब बोलो इस 30,000 के लॉस में से आपने 25,500 तो क्या प्रिज्यूम कर लिया? बोरिंग कॉस्ट। तो मन में तसल्ली क्या ले ली कि ब्याज वैसे इंडिया में भी कितना देना पड़ता, तो हमने विदेश में इंटरेस्ट भेजा और वो जो नुकसान प्रिंसिपल में उठाया, अब आपने 30,000 के 2 पार्ट्स कर दिए। 30,000 में से टू द एक्सटेंट तो 25,500 को तो क्या मान लिया? बोरिंग कॉस्ट। और अब रिमेनिंग लॉस 30,000 माइनस 25,500, ये कितना हुआ? 4,000। दिस इज चार्ज टू P&L ES 11। अब इसको कहां ले जाओगे? P&L में अकॉर्डिंग टू ES 11। यही है। क्या आपको इस लोन का पर्पस दिया? कंपनी ने लोन काहे के लिए लिया था? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो या तो इसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में जोड़ो, बोलो, और या इसको P&L में। बट आप खाली ES 11 लिख के छोड़ दो, आप काहे को लिखते हो P&L। आप ये बोलो बचा हुआ लोन किससे ट्रीट किया जाएगा। अब ES 11 में भी तो 2 बातें हैं। यदि आपने विदेश से कोई कर्जा किसी असेट के लिए लिया, डेप्रिसिबल असेट के लिए, तो कंपनियों को 2 ऑप्शन नहीं दिया MCA ने, तेरा 46 और 46 से, कि आप चाहो तो उसको P&L में ले जाओ और चाहो तो असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। और यदि ये वर्किंग कैपिटल लोन होता या सॉफ्ट लोन होता तो FCMITD में डालो। काहे को झगड़ा लेना, 11 लिख के खत्म करो नहीं किस्सा, हमें क्या पता क्या करना है उसका। इसलिए इसको एज पर ES। अब नीचे पढ़ो क्या लिखा था। इफ इंटरेस्ट ऑन, नहीं उसमें ESI में देखो बॉक्स में लास्ट वाला क्या लिखा था? इफ इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग माइनस फॉरेन करेंसी बोरोइंग इज लेस देन द प्रिंसिपल लॉस जो भी है, देन टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू बी ट्रीटेड एज पर ES 16 एंड द रिमेनिंग शुड बी ट्रीटेड एज पर 11। वही एग्जाम्पल पढ़ा, ये सामने देख लो, समझ में आ रहा है क्या सबके? मैं अभी कॉपी में कराऊंगा ही। अरे बोलो भाई,
Yes, sir. आ रहा है? अब सुनो, अब सुनो, कल को मैं कह दूं डॉलर एंड ऑफ द ईयर 46 रुपए का ही हो, चलो इसका तो पहले सॉल्यूशन कर लो एक बार, इसका सेकंड सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले लिखो ये। हाँ जी, अच्छा पास हो गया तुम, आजा आजा, नमस्ते, एक मिनट भाई, ये छोरा, देखो ये जो एग्जाम्पल है ये तो अभी एज इट इज सॉल्यूशन करना ढंग से, लेकिन अब चलो लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपके उसमें, 7 में लिखो। अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन जल्दी, अमाउंट ऑफ लोन ब्रैकेट में यूएसडी 10,000 इंटू ₹45, अमाउंट ऑफ लोन ब्रैकेट में यूएसडी 10,000 इंटू ₹45 इक्वल्स टू ₹4,50,000। ये हमने फॉरेन करेंसी लोन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया है। देखो अमाउंट ऑफ लोन ब्रैकेट में यूएसडी 10,000 इंटू ₹45, 450 हो गया। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग, ये टर्म यूज करो, इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग्स ब्रैकेट में ₹4,50,000 इंटू 11%, सामने ₹49,500, और वो 450 को पहले बंद कर देना, ऊपर 450 को अंडरलाइन कर देना, वो टोटल में ले लोगे नहीं तो गलती से, लेस लेस ये इंटरेस्ट लिख दिया पहले 49,500, लेस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स ब्रैकेट में यूएसडी 10,000 इंटू 5%, और आप चाहो तो दोबारा लिख दो, दैट इज यूएसडी 500 इंटू ₹48। ऐसे बताना है तो ऐसे बता दो, और कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना है तो $10,000 इंटू 5% इंटू ₹48 ऐसे बता दो, आपकी मर्जी, आज ऐसे बता दो। 2 बार बताना है तो 2 बार बता दो कि हमने यदि बाहर से कर्जा लिया तो $500 तो भेजने पड़ेंगे ना एंड ऑफ द ईयर, तो 24,000। अब लिख दो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, और इसी चक्कर में तो लोग फॉरेन से कर्जा लेते हैं ब्याज बचाने के लालच में, और वो भूल जाते हैं कि प्रिंसिपल जान ले लेगा उनकी। वो मैंने कल परसों बोला था ना, एक कहावत है, बाबा जी 8 के 60 लगते हैं, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में कि बाबा जी के 8 के 60 लगेंगे जब अक्ल आई। अब ऐसे लोग कहते हैं भाई साहब विदेश से कर्जा लो तो जरा सोचो, ब्याज तो बचा लोगे, वो प्रिंसिपल का कौन धनी है, उसका क्या करोगे? कल को डॉलर शूटअप कर गया और इतना निकल गया कि आपका ब्याज तो रह गया नीचे और लॉस बढ़ गया ऊपर, तो अभी यही तो सिचुएशन। अब इसको तो कर दो बंद। अब लिखो लॉस ऑन प्रिंसिपल, लॉस ऑन प्रिंसिपल, एक्सचेंज लॉस भी कह सकते हो, एक्सचेंज लॉस ऑन प्रिंसिपल ब्रैकेट में, या यूं बता दो यूएसडी 10,000 इंटू ब्रैकेट में 48 माइनस 45 रुपीज, यूएसडी 10,000 इंटू ₹48 माइनस 45 इक्वल्स टू ₹30,000, 30,000 हो गया। अब एएस क्या बोलता है यहां पे, यदि आपका ये प्रिंसिपल, यदि आपका ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये प्रिंसिपल के लॉस से कम है, तो जितना डिफरेंस है उतना तो कहां जाएगा, एएस 16 में बोरोइंग कॉस्ट के नाम से, और बचा हुआ लॉस अकॉर्डिंग टू एएस 11, और उसका पीएनडल यूज ही मत करो आप फालतू। देखो नीचे, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अब आगे लिखो। अब देखो ये लिखा हुआ रहा, सुनो, इंटरेस्ट ऑन दिस 24,000, इंक्रीज इन लायबिलिटी 30,000, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग 49,500, डिफरेंस यहां तक, तो यहां तक तो आपका हो गया। अब देखो, अब आगे लिखो, सिंस द डिफरेंस बिटवीन interest on since the difference between interest on borrowings of local currency and foreign currency, since the difference between interest on borrowings of local currency and foreign currency is less than exchange loss on principal, is less than exchange loss on principal, therefore the amount of rupees 25,500, therefore the amount of rupees 25,500 should be treated as borrowing cost, should be treated as borrowing cost out of exchange loss, should be treated as borrowing cost out of exchange loss.
and remaining loss of rupees 4500 and remaining loss of rupees 4500 ब्रैकेट में 30,000 माइनस 25,500 30,000 माइनस 25,500 ब्रैकेट क्लोज रिमेनिंग लॉस ऑफ रुपीज 4,500 ब्रैकेट में 30,000 माइनस 25,500 ब्रैकेट क्लोज शुड बी ट्रीटेड एज पर AS 11 शुड बी ट्रीटेड एज पर AS 11। अब आप ब्रैकेट में चाहो तो मैं लिखवा देता हूं कि AS 11 में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ब्रैकेट में लिख दो दैट इज इट में बी चार्ज टू P&L अकाउंट, दैट इज इट में बी चार्ज टू P&L अकाउंट और इट में बी कैपिटलाइज्ड और it may be capitalized to the cost of asset or it may be capitalized to the cost of asset or may be transferred to अब किसी को अकाउंट का नाम याद है क्या अकाउंट था वो FCMITD अकाउंट, FCMITD अकाउंट फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट कॉमा एज द केस मे बी एज द केस में बी फुल स्टॉप। बस ऐसे आप चाहो तो एग्जाम में ब्रैकेट में लिख के आ सकते हो क्योंकि AS 11 के 3 मामले होते हैं। यदि आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन रूटीन वर्किंग के लिए लिया था सॉफ्ट लोन या वर्किंग कैपिटल तो उसका डिफरेंस गेन या लॉस P&L में जाता है। यदि आपने वो लोन किसी फिक्स असेट डेप्रिसिएबल के लिए लिया था या कोई प्रोजेक्ट के लिए लिया था तो उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो और वो लोन यदि आपने किसी नॉन डेप्रिसिएबल असेट या किसी वर्किंग कैपिटल सॉफ्ट लोन के तो FCMITD बेस तो P&L वाला ऑप्शन तो एक तरफ है और कैपिटलाइजेशन और FCD वाला, लेकिन ये कंपनियों के लिए है और ये कंपनी तो है ही। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ये कंपनी तो है ना, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए है तो ये लॉन्ग टर्म लोन ही तो है। अब एक बात बताओ, अभी आपका मैं दोबारा एक बार बोर्ड पे समझा रहा हूं, 2 मिनट में ध्यान देना। आपके 4,50,000 रुपये ब्याज कितना बना था 11% 49 और $500 के ब्याज पे $, 500 के ब्याज पे 500 मल्टीप्लाइड बाई एक्सचेंज रेट क्या ली थी हमने 48 की जगह 46 ही होती तो आपने कितना बचा लिया जी? अरे यार मैंने रेट ही तो चेंज करी है केवल, है ना। अब आपके प्रिंसिपल पे $, 10,000 पे इंटू ₹46 माइनस 45 1 रुपया तो बड़ा कितने रुपए लॉस कितना हुआ 10,000 यही हुआ। क्या ये लॉस उस 26,500 से ज्यादा है या यूं कहो क्या वो 26,510 से कम है? अभी आपने क्वेश्चन किया लॉस कितना था यहाँ 30 और वो था कम, अब ये उल्टा हो गया। अब देखो ASI क्या कहता है ऊपर वाला पॉइंट, यदि इक्वल टू मोर देन है पूरा जाएगा कैपिटलाइज हो, ये पूरा का पूरा 10,000 AS 16 में जाएगा, लेकिन 26,500 माइनस 10 करके 16,500 का ट्रीटमेंट मत कर देना। अच्छा अभी एक पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज तो मैं लिखाना ही भूल गया, टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी है आप नीचे नीचे लिख दो लास्ट में। टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, वो तो 20 भूल ही गया मैं। टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 इक्वल टू 24,000 प्लस 25,500 24,000 प्लस 25,500 इक्वल टू ₹49,500। वो ऊपर ही ऐड करना था, वो नीचे ले गए गलती से हम। उसमें लिखा हुआ देखो, बुक के सॉल्यूशन में लिखा हुआ होगा सेकंड लास्ट पॉइंट, टोटल बोरोइंग कॉस्ट इतने रुपए, है ना, और P&L में जाएंगे 4.5। अच्छा अब सुनो, अब आपका लॉस है कम और सेविंग है ज्यादा, तो सेविंग में से इतनी अमाउंट का जो अमाउंट है ये यानी या यूं बोलो ये लॉस AS 16 में जाएगा। अब AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट कितनी हुई 23 और 10 35,000। आपने विदेश से कर्जा लिया तो टोटल ब्याज कितना पड़ा 33 और इंडिया में कितना लगता 49, 16,500 बचाएं, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ये जो बचत हो रही है ना इसकी एंट्री मत कर देना, कोई कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, ये डॉलर आपके भी 47 होता तो नहीं, ऊपर भी तो चेंज होगा ना, पहले यहां पे भी तो 500 इंटू दिस 23,500, हाँ सर, और ये 26, यस सर, है ना, और इधर आपके बढ़ गए $2, तो ये लॉस हो गया 20,000।
अभी भी देखो वो ज्यादा है ये कम है, क्या होगा 20,000 एएस, 20 ये 23,500, ये बोरिंग कॉस्ट 43,500, यही हुआ 47 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, और 49 होता तो ये 24,500, ये 25,000, 25,000, और ये 49 होता तो कितना हुआ ये 40,000। 40,000। तो अब तो आपकी वही सिचुएशन आ गई ना पहले वाली। यस सर। 40 में से 25 का तो लॉस बोरिंग कॉस्ट मान लिया जाएगा, तो बोरिंग कॉस्ट वही हो जाएगी फिर, और बचा हुआ जो 15 का लॉस पीएनएल में जाएगा। हो गया। अब हम नीचे आ रहे हैं यदि डॉलर की रेट 44 होती तो लॉस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब तो प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। अब ये कितना होगा 22, और ये 27, और प्रॉफिट 1 रुपए से 10,000। यस सर। बोलो अब क्या इस केस में बोरिंग कॉस्ट पे एक्स्ट्रा लोड आएगा क्या कोई, तो ये बोरिंग सर। कॉस्ट कितनी मानी जाएगी अब, एएस 16 के हिसाब से केवल 22,000, और ये जाएगा एएस 11 में। क्यों, अब लॉस नहीं, अब तो गेन है। तो ये एएसआई कब तक काम करेगी, जब तक लॉस होगा, टाइम में प्रिंसिपल में। गेन होगा तो फिर आप एएसआई को क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि इस एएसआई का मकसद क्या था, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो यदि आपके लॉस की अमाउंट से कम ज्यादा है तो ट्रीटमेंट बताया एएसआई ने, प्रॉफिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सारा कहां जाएगा एएस 11। अब या तो ये कोई असेट का लोन है तो असेट की कॉस्ट कम कर देगा, या पीएनएल में ले जाओ, या एफसीएमआईटीडी में ट्रांसफर कर दो, वो ऑप्शन डन। अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लो जल्दी से, लास्ट वाला, 5 मिनट का और। अब ये भी है तो उठ पटांग क्वेश्चन, लेकिन अब कराता हूं मैं तो हर बार, क्योंकि इन बेवकूफों का भरोसा नहीं है, देते हैं उठा के ये। मेरे को डर लगता है इनका, ये ऐसे गोंदे सोंदे क्वेश्चन आते हैं ना, पेपर बिगड़ जाता है। अब देखना इस क्वेश्चन को हजम नहीं कर पाओगे आप, आरटीपी का सोल्यूशन है ये। और ये एक लाइन पे क्वेश्चन बना दिया जो मैंने कल छुड़वा दी थी, मैंने उस समय कहा बाद में देखेंगे कल। अब आप ये देखो, ये लाइन मैंने कल ड्रॉप करा दी थी जब मैं पढ़ रहा था। अब ये अब देखो ये वाला पॉइंट नंबर 3.3, ये मैंने ड्रॉप कराई थी कल, पढ़ी नहीं थी। और ये इसका कनेक्टेड पार्ट है, ये कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग शुड कमेंस, कब से कमेंस होना चाहिए, 3 शर्तें थी, एक्सपेंडिचर इनकर। अब देखो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है बोल क्या रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल करते हैं तब भी आधा समझ में आता है। कुछ ईएस की तो लैंग्वेज बहुत गंदी बनाई है लोगों ने, ढंग से समझाया ही नहीं। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन विच कैपिटलाइजेशन रेट टू बी अप्लाइड, हमने कल और आज क्वेश्चन किया, कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे हम, किस पे अप्लाई करते थे, जितने अमाउंट आपने बोरिंग कॉस्ट में वेटेड एवरेज यूज करी। आज ही किया है ना क्वेश्चन, 5,22,500 नहीं आए थे क्या, 5,22,500 का तो 12.286% निकाला था जो इंटरेस्ट आया था अभी। कैपिटलाइजेशन रेट उस पर अप्लाई होनी चाहिए। अब पता नहीं क्या लिख गया ये, एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू इज द कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाइड इन द पीरियड। आपने कैरिंग अमाउंट उस क्वालिफाइंग असेट की कितनी है, सारा खर्चा मिला के, प्लस जो बोरिंग कॉस्ट आपने पिछले साल कैपिटलाइज करी उसको भी जोड़ लो, उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट लगाओ। तो इसके ऊपर ये 8वां क्वेश्चन, ये और कहीं मिलता भी नहीं, खाली आरटीपी में आया एक बार। अब ये निकालो 8वां क्वेश्चन, इसमें तो नहीं होगा मेरे, इसमें पढ़ो। अब देखो सीधा सीधा है, पर्टिकुलर। अब मैं समझाते जाऊंगा, सुनते जाना, एक करेक्शन कर लेना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2006, किसी एक कंपनी ने, किसी एक इसने आपके एंटिटी ने पिछले साल मार्च 2006 तक किसी क्वालिफाइंग असेट पे कितना खर्चा कर दिया, 7 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज इन द ईयर 5-6, और उसके ऊपर 30,000 का ब्याज भी हुआ जो भी कैपिटलाइज कर दिया। तो अब असेट कितने की हो गई मिला के, 730। करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो गया 730। अमाउंट बोरोड टिल लास्ट ईयर, पिछले साल तक कितना पैसा ब्याज पे लिया, 4 लाख। अमाउंट ट्रांसफर्ड, ये अमाउंट की जगह लिख दो असेट ट्रांसफर्ड, ये असेट है। और अब देखो ये रहा कल वाला पॉइंट, ध्यान हो तो, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर असेट एंड अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी। आपकी यदि कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने उसमें नगद में माल कितना खरीदा, और कोई स्टोर में माल पड़ा था, सीमेंट पड़ी थी, स्टील पड़ा था, वो कितना यूज लिया, और आपने उधार माल कितना खरीदा ब्याज पे, इस सबको बोलते हैं एक्सपेंस ऑन क्वालिफाइंग असेट।
तो इसका मतलब इस असेट के बनते समय आपने दूसरी कोई असेट ट्रांसफर करी करंट ईयर में 1 लाख की, कैश पेमेंट किया 1 लाख, अब ये कैश पेमेंट भी आ गया, देख लो ये रहा कैश पेमेंट, और ये ट्रांसफर ऑफ असेट भी आ गया, और इंटरेस्ट बियरिंग कोई आपने और कोई लायबिलिटी है नहीं। आगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, अब कल देखो ये आया था, ये रहा प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद असेट शुड बी डिडक्टेड। अब इसमें है ये पूरा क्वेश्चन 13, 14, 16। न्यू बोरोइंग ड्यूरिंग द करंट ईयर 15% पे 3 लाख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब सॉल्यूशन तो इतना सा है छोटा सा, लेकिन इसके पहले ये पेरा 14 से 16, तो आप कॉपी में लिख दो प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट ईयर्स, प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट ईयर्स, प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 8। अभी आपको 8 करा दिए और पीछे क्वेश्चन करा दिए, 16 के क्वेश्चन इसके बाहर से आते नहीं है कहीं से। हाँ, जो अभी फॉरेन एक्सचेंज वाला काम है एक तो वो, और एक इससे पहले वो वाला टेबल बनाई थी जो, इन दोनों में से एक चांस है इस बार, क्योंकि वो आ चुका जो कल हमने किया था बड़ा वाला 6 स्टेप 5 स्टेप, और आज एक और किया आती, वो आ चुका, अभी आ गया। अभी दोबारा तो बहुत कम देते हैं, इतना तो कभी हुआ नहीं कि सेम क्वेश्चन अगली बार वापस आ गया, बट रिस्क नहीं लेनी, करके जाओ, आ जाए तो अच्छी बात। चलो अब लिखो प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट ईयर्स एज पर पैरा 14 to 16 ऑफ ईयर्स 16, एज पर पैरा 14 to 16 ऑफ ईयर्स 16 डैश करके बोरोइंग कॉस्ट, एज पर पैरा 14 to 16 ऑफ ईयर्स 16 बोरोइंग कॉस्ट, कॉमा expenses on qualifying asset includes, expenses on qualifying asset includes payment of cash, payment of cash, comma transfer of other assets। आप लोग लिख रहे हो भाई इधर? Yes, sir. Payment of cash, comma transfer of other assets and assumption of interest bearing liability, यानी आपने कोई लोन लिया हो ब्याज पे, या कोई माल उधार खरीदा हो किसी सप्लायर से, and assumption of interest bearing liabilities, full stop, full stop। अब पेरा बदल के लिख दो, सर एक बार रिपीट करना। एज पर पैरा 14 to 16 of year 16 borrowing cost, expenses on qualifying asset includes payment of cash, transfer of other assets and assumption of interest bearing liabilities। ये बोर्ड पे लिखा हुआ सामने देखो, पॉइंट 3.2 के नीचे पहला पॉइंट, assumption of interest bearing liabilities, फुल स्टॉप। इसी में लिखो ऑल्सो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, नेक्स्ट लाइन में लिख दो चाहिए, ऑल्सो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट रिसीव्ड, in connection with the asset, in connection with the asset should be deducted from the expenditures incurred, should be deducted from the expenditures incurred। हो गया? फिर पैरा बदल के लिखो, एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, average carrying amount of the asset during the period, average carrying amount of asset during the period including borrowing cost previously capitalized, इसको अंडरलाइन कर लेना, इंक्लूडिंग से लेके, including borrowing cost previously capitalized is the amount of expenditure, is the amount of expenditure on which, is the amount of expenditure on which capitalization rate is applied, on which capitalization rate is applied, फुल स्टॉप। हो गया? अब आप ये सॉल्यूशन करो जो बुक में लिखा हुआ है, देखो सॉल्यूशन नीचे, पहले लिख दो कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन द असेट,
Calculation of borrowing cost to be capitalized on the asset. Underline. Underline. अब लिखो नीचे borrowing cost incurred in 2006-7. Borrowing cost incurred in 2006-7. Borrowing cost incurred in 2006-7. सुनो अब पिछले साल कितने का लोन लिया हुआ था लास्ट ईयर? तीसरी लाइन पढ़ो, तीसरी लाइन ऊपर। लास्ट ईयर तक कितना अमाउंट बोरो किया हुआ था, और अब नीचे पढ़ो आखिरी लाइन, न्यू बोरोइंग्स कितनी है, और पिछली वाली बोरोइंग चुकाने का कोई डायरेक्शन नहीं है क्वेश्चन में। तो टोटल बोरोइंग कितनी होगी? 7 लाख का 15%। लास्ट ईयर की बोरोइंग भी 15 ही मानोगे, तो लिखो ₹7 लाख इंटू 15%। ₹7 लाख इंटू 15%, 7 लाख इंटू 15%। हो गया? ये तो हो गई बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में राइट हैंड को रुपीज, राइट हैंड को रुपीज। अब लिखो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असेट, जल्दी करो। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असेट अप टू 31 मार्च 2006। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असेट, राइट हैंड को जगह रखना अमाउंट की। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असेट अप टू 31 मार्च 2006 इंक्लूडिंग, ये सेंटेंस यूज करो, इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड, उसी पे है ये क्वेश्चन। इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड, ब्रैकेट में 7 लाख प्लस 30,000, 7 लाख प्लस 30 इक्वल्स टू 730, राइट हैंड को 730। हो गया? एड asset transferred, add assets transferred in 2006-7. Add assets transferred in 2006-7. Add assets transferred in 2006-7. 1 लाख, 1 लाख। Add cash payment in 2006-7. क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट एक ही पैटर्न अलग है इस क्वेश्चन। Add cash payments in 2006-7 इक्वल्स टू 1 लाख। पहले टोटल लगाओ यहां तक का 930। अब तक किस असेट पे 930 खर्च हो गए, लेस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, और कभी ग्रांट आ जाए तो वो भी रिसीव माइनस कर देना। लेस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव शायद 1 लाख है क्या? 5 लाख, 5 लाख माइनस कर दो। अब लिख दो नेट एक्सपेंसेज, net expenses on qualifying asset, net expenses on qualifying asset। हो गया? अब लिखो नीचे बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, फॉर्मूला लिख दो पहले, बोरोइंग कॉस्ट टू बी capitalized equals net expenses incurred on qualifying asset divided by total borrowings with borrowing cost previously capitalized into borrowing cost incurred। ये इसका फॉर्मूला है। बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड न्यूमरेटर में भी रहेगी, डिनोमिनेटर में भी रहेगी। इक्वल्स टू ₹4,30,000 डिवाइडेड बाई 7,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,05,000। इक्वल्स टू रुपीज।
430 डिवाइडेड बाई 730 इंटू 1.5 61849 रुपीज। डेसिमल लगा के लिखना चाहो तो आगे पैसा है 32। अब ये एक अजीब सा फॉर्मूला इस एस ने सजेस्ट किया थ्योरी में, उसका फॉर्मूला बनाए। बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज शुड बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटलाइजेशन, ऊपर नीचे दोनों जगह। अब ये 30,000 जो है ये ऊपर भी नीचे भी। अब ये ध्यान रखना, ये 7,30,000 क्या है, लास्ट ईयर के 4 लाख का लोन, इस साल का 3 लाख का लोन, ये 7 और 30,000 का ब्याज कैपिटलाइज। और इधर ये 430 में पिछले साल तक के 7 लाख प्लस ब्याज 30, इस साल के 2 9 30 5 वापिस आ गए, बचे 430। ये फॉर्मूला है। अब जो सेंटेंस है ये कोई पढ़े, ये जो ऊपर सेंटेंस था इससे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या मतलब है। ये वाला अब इसको पढ़ के कोई क्या अंदाज लगाए कि इसका मीनिंग क्या है, इस पे क्वेश्चन है ये। और इसने वो ये पॉइंट भी पकड़ लिए पीछे वाले दोनों, ये कैश पेमेंट और ये प्रोग्रेस पेमेंट। ये एक क्वेश्चन आपको कराया केवल इसलिए कि आरटीपी में आ चुका है, भरोसा नहीं है यूं का यूं उठा के कट पेस्ट कर दे। जैसे AS26 में पहला एग्जांपल किया था, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सीडी बनी थी और इसमें कोडिंग टेस्टिंग, और वो इन बेवकूफों ने 2017 या 18 फाइनल के पेपर में लास्ट क्वेश्चन में 6 नंबर का A या B क्वेश्चन उठा के 4 नंबर का टिका दिया। अब वो कोडिंग टेस्टिंग प्रोग्रामिंग डिटेल्ड स्टडी डिजाइन है ना, डुप्लीकेशन वर्क पेकिंग वेकिंग कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। पता लगा साहब इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन डाला हुआ था मॉड्यूल में और वो यूं का यूं कॉपी मार दिया उठा के। अब ये क्वेश्चन आरटीपी में आया, ये एग्जाम में दे दे, इसका एग्जाम में कौन अंदाज लगाए कि ये AS16 के हिसाब से कैसे होगा। और ये फॉर्मूला तो कोई सोच सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये फॉर्मूला लगना चाहिए। नेट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग असेट अपॉन टोटल बोरोइंग विद बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इनटू बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। अब ये सेफ्टी के लिए आपको कराया। अब इस एएस में इसके अलावा 8 एग्जाम्पल आपने कर लिए। मेन क्वेश्चन आगे 4 3 4 5 6 जो बता दिए। आगे मॉड्यूल में यदि आप जाओगे, क्योंकि एक बार बताना बनता है, कल को आप कह दो सर मॉड्यूल में डिफरेंट क्वेश्चन हुए, तो एक भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको करा दिए इससे बाहर नहीं आएगा, ये तय मान के चलो आप। बोला अच्छा, यहां से तो शुरू में है। अब एक बात बता दूं आपको, ये मॉड्यूल का लास्ट एएस है। ये एएस 11 खत्म। ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। एक कंपनी है, ये रहा देखो। अभी जो किया हमने, ये इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है, इलस्ट्रेशन में नहीं है। ये मॉड्यूल में यही है। XYZ ने लोन लिया $10,000 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए 5% की रेट पे, एक्सचेंज रेट 45 रुपए थी। कंपनी ने आगे ये लिया तो 48। अभी जो किया वही तो क्वेश्चन है सेम। ये देख लो 49,500 25,500 1 2 3 4। देयरफॉर ये पूरा पैरा लिख के और ये दे दिया 10, इतना विल बी कंसिडर्ड बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी बचा हुआ AS 11 लिख दिया इफेक्ट ऑफ दिस। ये नहीं दिया AS 11 में क्या करना है, 4,500। ये सारा सोल्यूशन है। अब देखो वो भी समझाया इस क्वेश्चन में, यदि इंटरेस्ट की रेट इतनी नहीं इतनी होती तो क्या होता, वो भी समझाया। ये देख लो एक बार जल्दी से, अभी जो कराया वही तो है। शेयर फिगर चेंज है ये नहीं। अब ये तो टोटल कितना हो गया, ये 90 100 120 हो गया। ये गलत है ऊपर, वो ऊपर से कॉपी लगाना हट गया। और इसमें ब्याज कितना लगाया बैंक वालों ने, 18 लाख। वो डबल हो गया उसका, हमने जो किया उसका डबल ही था। 9 का 18 हो गया, 50 का 100 हो गया, और इनके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब देखो इसमें इन लोगों ने टेबल नहीं बनाई। ये सॉल्यूशन है बस। अब इसको एग्जाम में कौन एक्सेप्ट करे, बस ये खत्म हो गया। ये नहीं है सॉल्यूशन, ये तो स्पेसिफिक बोरिंग डिफाइन करिए। ये सॉल्यूशन है 3 लाइन का। क्वालिफाइंग असेट एज पर 16 50 लाख, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज इतना,
एंड इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएनएल दिस माइनस दिस, हो गया सॉल्यूशन। तो दे नहीं सकते भाई एग्जाम में, इसलिए इन्होंने क्या किया, अगले क्वेश्चन में पूरा समझाया। अब देखो ये तो वो हो गया जो अभी कर रहे थे हम, किया है ना अभी आज, अमाउंट भी वही है सारी, और वो आपके अमाउंट में राउंड फिगर का भले ही फर्क, देखो ये 6/500 आया ना पहले, इसमें से वो नीचे घटा दिए, 6/500 में से ये रहा, ये स्टार लगा दिया, देखो 6/500 माइनस 1 लाख, और ये 74,189 हमारे 194 आया था, वो तो राउंड फिगर का फर्क है। ये देखो बिल्डिंग की कीमत, और ये एक जनरल एंट्री बिल्डिंग टू बैंक, वो देखो इंस्टीट्यूशनल लोन वाला 580 लाख वाला कराया था ना अभी, अग्रवाल लिमिटेड या कौन सा था वो, तो उसमें 680 होगा शायद। हाँ वो कह रहा हूँ ना, वो थोड़ा फिगर का फर्क है बस। अब देखो ये, अब यहां जाके इन्होंने टेबल बना दी, अब नेचर क्वालिफाइंग एसिड, नेचर इट इज नॉट क्वालिफाइंग एसिड, यहाँ टेबल बना दी। अब ऐसे ऐसे ही सॉल्यूशन देना है क्वालिफाइंग, तो इसको तो मानोगे मानोगे, नीचे वाली एडवांस इसने मान ली, वो नीचे अजम्पशन डाल दी गिरी, इट इज एज्यूम दैट। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है ना इनकी। देखो आज ये देखो ये वो होल्डिंग कंपनी वाला, क्या आपने किसी अपनी कंपनी का हेल्प करी और उसके लिए लोन उठाया बाजार से, और आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड करना चाहते हो, पहला पहला एग्जांपल, बस खत्म, यही है। अब एक काम करना, सुनो मेरी बात, फर्स्ट ग्रुप के ये सारे हो गए, 10 को छोड़ के इन्होंने क्या किया, ये टेस्ट योर नॉलेज में, ये तो चलो वो एमसीक्यू है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल दिए हैं। ये बात, इसमें सारे एएस है फर्स्ट ग्रुप, एएस 1 से शुरू हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन एएस 1 का है, ये आपका एएस 10 का है ना, ये एएस आपका एएस 2 का है ना, ये कर लिया था हमने, ये एएस 2 का है, ये उसमें है, ये बहुत, ये मैं करा दूंगा नहीं तो आप, ये एएस 3 का है, ये वो वाला जिसमें एक्टिविटी बतानी है आपको, पहला एग्जांपल है मॉड्यूल का, चैप्टर नंबर उसका कैश फ्लो का है ना, ये उसका एएस 10 का है, न्यू प्लान फैसिलिटी और कॉस्ट, हाँ एएस 10 का है, ये एएस 10 का है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये अभी अभी आज कराया आपको, नहीं ये उसका है, आपने वो फॉरवर्ड कवर लिया जो माल बेचा, ये एएस 11 है, ये गवर्नमेंट ग्रांट का आ गया 12 है, फिर ये एएस आपका ये 3 आ गया वापस, एक्टिविटी बतानी है, ये करा दूंगा मैं सारे। ये आज जो सीलिंग वाला बताया था अभी, सीलिंग वाला ही तो है, नवंबर 11 का क्वेश्चन है ये। अब ये करीब करीब कितने क्वेश्चन है देख लो, 11, इसमें आपके फर्स्ट ग्रुप के सारे एएस आ गए, एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक के, ये करने जरूर है क्योंकि एग्जाम में यही टिकाते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये तो था आपका एएस 16।